स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का अपने इस खास प्रोग्राम में जिसमें पेड श्रृंखला बिल्कुल निःशुल्क चलाई जा रही है और हमारे तैयारी करने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस और सब इंस्पेक्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए बेहद खास श्रृंखला है। इसके पहले जो हमारे छात्र इसको रेगुलर देख रहे हैं उनके लिए तो बहुत रामबाण औषधि है, क्योंकि क्रम वाइज आपको बिल्कुल श्रृंखलाबद्ध मिल रहा है। एक ब एक टॉपिक, किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं किया जा रहा है। और अगर पहले क्लास से लेकर निरंतर आप कंटिन्यूटी बनी है तो एक बेहतर समझ आप बना पा रहे हैं आयोग के प्रति। प्यारे साथी, ये एग्ज़ाम जो है ये महज आपके जीवन का आखिरी लक्ष्य नहीं है, बस एक साधन है आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने का। और आपके पास खास क्या है, समय है, और इस समय पे झोंक दीजिए, अपनी पूरी ताकत को लगा दीजिए, एक ओहदा अपने लिए सुरक्षित कर लीजिए। कहते हैं ना, जितना भी संघर्ष करेंगे हर मुश्किल का हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। एकदम बेखूब बाखूबसूरत मान के चलिए आप, जितनी बेहतर तपस्या आपकी होगी परिणाम भी उतना शानदार होगा। तपस्या में कमी होगी तो परिणाम में भी कहीं ना कहीं कमी होगी, इसलिए बेहतर मेहनत करो। कहते हैं ना कि कितना भी गम आए, कितने भी कष्ट आए, सहते चलो, करते चलो। जिस दिन परिणाम आएगा उस दिन सारे हालात बदल जाएंगे, सब कुछ बदल जाएगा। कहते हैं ना कि अपने सितम हमसे सुनाए नहीं जाते, अपने सितम हमसे सुनाए नहीं जाते, हादसे वो हैं जो बताए नहीं जाते, हादसे वो हैं जो बताए नहीं जाते हैं। स्वागत है श्रृंखला में। आइए, आज मैं बेहतर खास आपके लिए बेहतर और सबसे बेहतर से बेहतर सवाल लेकर के आया हूं। और ये सवाल मेरे अपने नहीं, आयोग के हैं, जो आपसे पूछा है आयोग। आइए देखते हैं कि आपकी समझ क्या है और आयोग ने जो सवाल पूछा है क्या दोनों का मेल होता है कि नहीं। और इस श्रृंखला में आपके लिए बेहद खास बड़ी धमाकेदार श्रृंखला है। और पहला सवाल देखिए, जो टॉपिक है ये यही सी टॉपिक का सवाल है भाई। संघ की कार्यपालिका एवं विधायिका पर आयोग के जितने सवाल पूछे गए हैं उनको हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो उम्मीद कि आप तैयार हो गए होंगे और इस श्रृंखला से जुड़ जाएंगे। पहला सवाल है कि प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ। ऑप्शन आपके सामने है: 1952, 1950, 1947, 1949। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथी कि प्रथम राज्यसभा का जो गठन किया गया वो कब किया गया? 1952 में। अब सवाल यहाँ से बनता है कि राज्यसभा का गठन कब हुआ था। तो गठन किया गया इसका 3 अप्रैल 1952 को, 3 अप्रैल 1952 को। एक बात तो ये हो गई राज्यसभा के बारे में। दूसरा ध्यान रखते हैं राज्यसभा के बारे में कि राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई। दूसरा सवाल ये भी आयोग करता है, पहली बैठक कब हुई। तो पहली बैठक जो हुई प्यारे साथी 13 मई 1952 को। दो बातें। तीसरी जो बेहद खास चर्चित बातें हैं और वो ये प्रमुख पॉइंट आता है, खास बात, कि राज्यसभा का पूर्व नाम क्या था। पूर्व नाम क्या था? तो इसे पहले हम लोग क्या कहते थे? द स्टेट काउंसिल कहा जाता था, द स्टेट काउंसिल कहते थे। अब अगला सवाल ये आता है कि द स्टेट काउंसिल जब इसे कहते थे तो राज्यसभा का नामकरण कब हुआ। अगले सवाल आपके लिए और ज्ञानवर्धक के सवाल रहेंगे कि नामकरण कब हुआ। तो राज्यसभा का नामकरण राज्यसभा के रूप में हुआ। दो बातें यहां लिख लेंगे कि किसने किया और हुआ कब। तो नामकरण हुआ 13 अगस्त 1954 को। द काउंसिल ऑफ स्टेट से नाम बदल के कर दिया गया राज्यसभा। और ये नामकरण किया किसने था? तो सभापति, उस समय के जो सभापति थे, हमारे देश के पहले सभापति भी कह सकते हैं, वही थे। पहले उपराष्ट्रपति भी उन्हीं को कहते हैं। सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राधा कृष्णन, इन्होंने सबसे पहले राज्यसभा का नामकरण किया था। ये तो बात थी कि इसकी राज्यसभा की। अगर यहीं पर थोड़ी सी परिपाटियों को और बेहतर करके खास करने के लिए आपके लिए मैं आपको कुछ बातें और फिर प्रमुख बताऊं तो वो ये बातें रहेंगी। ये तो राज्यसभा के बारे में। अब यहाँ आप अगर लोकसभा के बारे में थोड़ी सी बातें जान ले
लोकसभा, तो ज्ञानवर्धन आपका बेहतर हो जाएगा लोकसभा। लोकसभा के बारे में ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको बेहतर तौर पे जानना चाहिए। इसका भी गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952 को। 17 अप्रैल 1952 को हुआ। और दोनों बातें एक जैसी हैं और सेम ही हैं कि पहली बैठक, तो पहली बैठक जो हुई वो पहली बैठक हुई है 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को। बाकी बताने को बहुत खास बात है जो क्लास में हम लोग चर्चा में रखेंगे कि प्रथम सदन लोकसभा है, अस्थाई सदन कहते हैं राज्यसभा को, अस्थाई सदन भी कहा जाता है। जो एक सवाल ये भी बनता है कि अस्थाई सदन के नाम से किसे जानते हैं, तो राज्यसभा को। और वरिष्ठों का सदन भी कहते हैं, बुजुर्गों का सदन कहते हैं, द्वितीय चैम्बर्स कहते हैं, राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन भी इसे कहते हैं। और ये आपका है आम सदन, जनप्रिय सदन, चर्चित सदन, प्रथम सदन, प्रथम चैम्बर, सब कौन कहते हैं? लोकसभा को। तो पहला सवाल ये था और इन बातों को आप ध्यान रखना, ये थोड़ा सा आपके ज्ञानवर्धन में योगदान देंगे। अगले सवाल पर आते हैं। भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री? सही ऑप्शन चुनना है। तो प्यारे साथी, युद्ध घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पी। कैसे? तो आइए मैं बात करूं इस पर। राष्ट्रपति के पास युद्ध घोषणा करने का अधिकार है। एक तो आप सीधा पढ़ते हैं, अनुच्छेद 53 में कहा गया है। एक बातें पढ़ते हैं जो खंड 1 में कहा गया कि संघ की कार्यपालिका का प्रधान है, संघ की कार्यपालिका का प्रधान है। अब आप कहोगे इस बात से हमें क्या लेना देना है? तो भाई लेना देना है, इसीलिए तो पढ़ रहे हो। लेना देना ना होता तो फिर पढ़ते क्यों आप? दूसरी बात जो आपके लिए बेहद खास है वो ये, इसके खंड 1 में कहा गया है, 2 में, कि तीनों सेनाओं का, तीनों सेनाओं का, तीनों सेनाएं कौन कौन सी हो गई? जल, थल, वायु। तीनों सेनाओं का ये क्या होगा? प्रधान या सभापति कहें या कमांडर कहें, है ना? तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होगा, ऐसा भी कह सकते हैं। अध्यक्ष होगा या कमांडर इन चीफ होगा, जो भी कहिए। अध्यक्ष होगा कौन? राष्ट्रपति। जब तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होगा तो राष्ट्रपति ही हमारा क्या कर सकता है कि किसी भी समय ये घोषणा कर सकता है। इसके पास पावर है घोषणा किसके करने का? युद्ध के घोषणा करने का और युद्ध के विराम के घोषणा करने का। ये पावर किसके पास आता है? राष्ट्रपति के पास। हाँ, वो बात अलग है कि जब आप इस बात को जानते हैं कि राष्ट्रपति हर एक कार्य के लिए मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ही करता है, वो अहम बात है, वो छुपी हुई है, उसकी बात तो हम लोग बाद में करेंगे। पर सवाल के नज़रिए से इस बात को आपको ध्यान में रखना है। देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है, राष्ट्राध्यक्ष है हमारे देश का। राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं किसको? राष्ट्रपति को। और इसके पद की बड़ी गरिमा है ना? वरीयता क्रम में प्रथम नागरिक के नाम से इसे भी हम लोग संबोधित करते हैं। राष्ट्राध्यक्ष हमारे हैं। राष्ट्रपति जो होते हैं हमारे देश के, जिनका जिक्र अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 53 में ये सारी बातें की गई हैं। तो दिए गए सवाल पर जो ऑप्शन करीबी होगा वो बिल्कुल राष्ट्रपति होगा। और ये स्थितियां की गई हैं 53 खंड 2 में, इनके संदर्भ में जिक्र किया गया है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में याचिका के समक्ष दायर किया जाता है। तो अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के संबंध में चुनाव के समक्ष याचिका दायर की, कहे याचिका क्यों दायर की जाएगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि याचिका के संदर्भ का मतलब ये है कि अगर विवाद हो जाए दोनों में, यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में कोई विवाद होगा, तो याचिका कहाँ दायर की जाएगी? निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। तो ये दायर होगी सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय। इसके लिए हम लोग सीधा पढ़ते हैं अनुच्छेद 71, आर्टिकल 71, कि जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधी कोई विवाद होगा तो उसका मामला हम कहाँ दायर करेंगे? सर्वोच्च न्यायालय में।
सीधा कहां पर? सर्वोच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय में इसकी सुनवाई नहीं होगी। कहां पर होगी? सर्वोच्च न्यायालय में। अनुच्छेद 71 में जिक्र है। वैसे अब ध्यान से अगर यहां बात समझो आप कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन उपराष्ट्रपति निर्वाचन एक्ट बनाया गया था इनके लिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन एक्ट 1952। इसमें पूरी प्रक्रिया का जिक्र किया गया था और बाद में इसमें संशोधन किया गया। तो इसमें संशोधन किया गया इनके निर्वाचन में, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1997 में नए प्रारूप को लाया गया, नए प्रारूप को शामिल किया गया है। जब हम लोग बात यहाँ करते हैं, चर्चा करते हैं प्यारे साथी, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी अगर कोई विवाद होता है तो इन नियमावलियों को हम लोग देखते हैं और उसी नियमावली के तहत ये मामले तय किए जाएंगे। स्वाभाविक है अगर इन चुनाव में कोई समस्या आ रही है तो सवाल एक बनता है कि कौन जा सकता है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो चुनाव लड़ रहे हैं उनमें से ही कोई व्यक्ति जिसको लगे कि उनके साथ ज्यादती हुई है वही जा सकते हैं। कहाँ पर? सर्वोच्च न्यायालय में। और वहाँ उनके मामले की फिर बाद में सुनवाई होगी। इसके लिए डेट समय दिया जाता है कि इतने समय के भीतर ही आप अपील कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल है कि नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? फखरुद्दीन अली अहमद, वराहगिरी बेकंटगिरी, ज्ञानी जैल सिंह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। अब सही ऑप्शन जो है आपको कमेंट करके भी बताना है। आप भी हमारे साथ बने रहो और इस बात का कमेंट भी करते रहो कि सही ऑप्शन क्या होगा, ताकि ये भी पता चले कि हमारे छात्र भी बिल्कुल जानकारियों से ओतप्रोत हैं और बिल्कुल लगे हुए हैं। तो सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, सॉरी ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह, ये ज्ञानी जैल सिंह के बारे में बताएं तो एक तो पहला पॉइंट ये ध्यान रखना, ये हमारे देश के 7वें राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह जब पद को संभाले तो इनके समय में ऑपरेशन ब्लू स्टार खूब चर्चित रहा। ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार। और वह इनके काल की एक बड़ी भीषण घटना भी हुई थी, इंदिरा गांधी की हत्या। इंदिरा गांधी की हत्या। इन सभी कठिनाइयों के समय हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष हुआ करते थे कौन? तो हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष थे प्यारे साथी नीलम संजीव रेड्डी। और ये जिस समय राष्ट्रपति थे इनकी बड़ी अनबन हुआ करती थी। राजीव गांधी सरकार है ना, उसके बाद राजीव गांधी सरकार बनी, यही थे 87 तक लगभग। ज्ञानी जैल सिंह ने एक जो खूब सवाल पूछा जाता है, इन्होंने डाक संशोधन बिल पर, डाक संशोधन विधेयक पर वीटो का प्रयोग किया था। ये खूब प्रसिद्ध सवाल और चर्चित सवाल रहा। विधेयक पर इन्होंने क्या किया था? 1986 में जेबी वीटो का प्रयोग किया था। जेबी वीटो का प्रयोग किया था। वीटो जो है लैटिन वर्ड है, वीटो, ये लैटिन वर्ड है प्यारे साथी। वीटो लैटिन भाषा का शब्द है और वीटो का अर्थ ही होता है निषेध, यानी मना करना। क्या होता है? निषेध होता है। तो वैसे भारत में कुल तो वीटो हम जब पढ़ते हैं तो 4 प्रकार के वीटो पढ़ते हैं एज ए यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन जब भारत में पढ़ते हैं तो 3 प्रकार के वीटो हम लोग देखते हैं। राष्ट्रपति को है ना, 3 आधारों पे वो मना कर सकता है विधेयक अगर उनके पास लाया जाता है। उसमें से ही एक प्रकार है जेबी या पॉकेट वीटो, जिसका प्रयोग किया गया था और इस पर सवाल भी खूब पूछा जाता है। इसको प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह हैं। 1986 राजीव गांधी सरकार थी, है ना, ये भी कभी कभी एक बार सवाल आया हुआ कि उस समय सरकार कौन हुआ करती थी? राजीव गांधी सरकार। अब सवाल आता है, यहाँ से कुछ बातें मैं आपको और बताऊं तो इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना और यहीं इसी पर
इसी स्लाइड पर मैं आपके लिए कुछ और खास बातें बताऊं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद खास होने वाला है, उन बात को भी ध्यान रखना। एक तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फखरुद्दीन अली अहमद की, जिनकी कार्यकाल में मृत्यु हो गई थी, फखरुद्दीन अली अहमद साहब की। दूसरी, इनकी एक सबसे ज्यादा इनसे जो सवाल पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि आंतरिक आपातकाल की घोषणा किसने की थी। आंतरिक, आप वैसे सभी जानते हैं कि आपातकाल की घोषणा हो, युद्ध की घोषणा हो, सब कौन करते हैं? हमारे राष्ट्राध्यक्ष। तो आंतरिक आपातकाल की घोषणा उस समय इंदिरा गांधी सरकार थी और राष्ट्रपति हुआ करते थे फखरुद्दीन अली साहब। 1975 के इमरजेंसी सबको याद है, हमारे यहाँ 3 बार ही राष्ट्रीय आपातकाल अनाउंस किए गए हैं, जिसमें तीसरा ये था, आपके सामने है 1975, जून 1975 में। सवाल ये आता है कि आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल घोषित करते समय हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष कौन हुआ करते थे? फखरुद्दीन अली अहमद साहब। अब सवाल यहां से बनता है वीवी गिरी साहब से। इनसे तो बड़ा खास और रोचक सवाल बनता है जो आयोग कई बार पूछता है वीवी गिरी साहब से। पहला तो एक सवाल यह बनता है कि हमारे देश के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे? आप सभी जानते हैं, और इनके बारे में क्या जानते हैं कमेंट करके बताओ। एक तो हो गया कि हमारे देश के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। दूसरा प्रश्न, इनके बारे में और आप क्या जानते हैं कि एक तो कार्यवाहक हो गए, कमेंट करके बताओ फटाफट। ठीक है, आइए लिखते हैं। चलो, एक हो गए क्या? कार्यवाहक। तो एक यहां यही शब्द आता है कि भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, यह सवाल भी खूब पूछा जाता है। और दूसरे, ये आपके वराहगिरी यानी बीबी गिरी जिन्हें हम कहते हैं, कार्यवाहक थे। और दूसरा कहते हैं प्यारे साथी, ये हमारे भारत के पहले किस स्तर पे निर्दलीय राष्ट्रपति भी थे। निर्दलीय राष्ट्रपति थे। एक सवाल और पूछता है, द्वितीय चक्र की गणना में राष्ट्रपति कौन बने थे? यही एक सवाल, ये भी ध्यान में रखना। द्वितीय चक्र की गणना में, चक्र की गणना जब हुई उसके बाद ये राष्ट्रपति अनाउंस किए गए थे, यानी पहली गणना में राष्ट्रपति स्पष्ट नहीं हो पाए थे। और कहते हैं कि ये पहले, एक तो सवाल ये हो गया पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी साहब। अब यहाँ कार्यवाहक बता दें, कार्यवाहक का मतलब समझते होंगे आप, अगर नहीं समझते हैं तो थोड़ी सी बात बस ऐसे समझ लो कि जैसे आपके घर के मुखिया आपके पिताजी हैं। अब पिताजी अब कहीं रिश्तेदारी में चले गए तो घर का मुखिया अगर नहीं रहेगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? तो कुछ दिन के लिए जिम्मेदारी वो बड़े भैया को दे दें या माताजी को दे के चले गए। तो अब जैसे पिताजी लौटेंगे रिश्तेदारी से तो फिर जिम्मेदारी उन्हीं के हाथों में आ जाएगी। तो जो कुछ दिन के लिए जिम्मेदारी दे के गए हैं, यानी कुछ दिन के लिए घर का मुखिया कौन थे? बड़े भाई थे या माताजी थी, तो वो कैसे हैं? कार्यवाहक मुखिया। और पिताजी जैसे आएंगे तैसे क्या होगा? परमानेंट मुखिया फिर हो ही जाएंगे। तो ये दो बातें इनके बारे में खूब मशहूर है। तीसरी बातें, अब यहाँ से इनके बारे में तो ही गया, यहाँ एक बात मैं आपको और अगर बताऊं कि कार्यवाहक के बारे में दो डाटा आप अगर ध्यान और रख लेंगे तो आपका ज्ञान वर्धन बेहतर हो जाएगा। एक तो पहले हो गए, यहां लिख सकते हैं हम लोग दूसरे कार्यवाहक कौन थे, या ऐसे एक जगह ही लिखे एक ही स्लाइड में, कार्यवाहक राष्ट्रपति में अभी तक कुल कितने कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए हैं? कमेंट करके आप भी बताओ, तब तक मैं नोट डाउन कर रहा हूं और आपका आंसर भी आना चाहिए। तो पहले कार्यवाहक हो गए वराहगिरी, वेंकटगिरी। दूसरे कार्यवाहक हमारे देश के राष्ट्रपति कौन थे? दूसरे, तो दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति। और प्यारे साथी, तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति थे एम हिदायतुल्लाह साहब, है ना, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, एम हिदायतुल्लाह। और एक सवाल जो और बनता है कि चलो बता दो फिर तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति थे आपके बीडी जत्ती, बीडी जत्ती साहब, बीडी जत्ती। ये बातें ध्यान में रखना
ये बातें आपके लिए बेहद खास। तो अभी तक हमारे कुल कितने राष्ट्रपति हुए हैं? 3 ही राष्ट्रपति कार्यवाहक रूप में आए हुए हैं, जिनमें एक नाम आपने देख ही लिया कि कौन हो गए, बीबी गिरी साहब दूसरे, एम हिदायतुल्लाह तीसरे, बीडी जत्ती। यहाँ से एक सवाल जो प्रश्न पूछता है वो यही खास सवाल है, प्रश्न यही है आपका कि राष्ट्रपति बनने वाले सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश थे, ये सुप्रीम कोर्ट के पहले सीजीआई थे, पहले सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जो क्या बने थे? राष्ट्रपति बने थे। बात यहीं तक नहीं होती, सवाल ये बनता है कि इनके बारे में पूछा जाता है प्यारे साथी कि ये कब से कब तक हमारे देश के चीफ है ना, क्या बने रहे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जो राष्ट्रपति बने रहे। तो इनका कार्यकाल बताया जाता है, जो पूछा भी गया है, 20 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई से 24 अगस्त तक, 20 जुलाई से 24 अगस्त 1969 ये इनका कार्यकाल रहा है। आप जानते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 में कहा गया है कि जब राष्ट्रपति पद पर नहीं होगा तो उपराष्ट्रपति कार्य करेगा, उपराष्ट्रपति भी नहीं होगा तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश आएगा, मुख्य न्यायाधीश भी नहीं होगा तो जो सबसे वरिष्ठतम 10 सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीशों में से कोई एक कार्य करेगा। तो एक बार ऐसा हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति को यहां पर आना पड़ा। ये जानकारी आपकी बेसिक है, इतना पॉइंट आपको नोट डाउन करना होगा या ध्यान से याद कर लेना होगा, विजुलाइज करना होगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी को नियुक्ति का अधिकार देता है। तो महान्यायवादी को नियुक्ति का अधिकार देता है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन आपके सामने है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और राज्यसभा। तो आप सभी और हम सभी जानते हैं, बिल्कुल बेहद खास आसान सवाल है कि नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। महान्यायवादी जिनका जिक्र हमारे संविधान के अनुच्छेद 76 में है, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और भारत के महान्यायवादी का जिक्र है संविधान के अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 76 खंड 1 में यहां 2 बातें आपके लिए रोचक हो सकती हैं, खास भी है, रोचक भी है। एक तो खंड 1 में कहा गया है कि इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति। लेकिन खास बात क्या ध्यान रखना है? आप तो कहोगे ये तो बात हम जान ही रहे हैं, ठीक है, ये तो जानना भी आपको चाहिए क्योंकि आप एक अच्छे योग्य और काबिल छात्र हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अब दूसरी खास बात क्या है प्यारे साथी? वो ये है कि नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेंगे लेकिन संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर। यह बात आपको ध्यान रखना है, संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर, संघीय मंत्रिपरिषद के सलाह पर क्या करेंगे? नियुक्ति करेंगे। एक बात है खंड 1 में, आर्टिकल 76 क्लास 1 में। और यही एक बात जो और बेहद खास हो जाएगी, दूसरी बात वो आपको ये ध्यान रखना है, क्लास 2 में क्या कहा गया है? तो क्लास 2 में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित, राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित मामलों पर ये क्या करेंगे? भारत सरकार को विधिक मामलों में सलाह और सहायता देंगे। भारत सरकार को विधिक मामलों में सलाह व सहायता देंगे। ये बहुत खास प्रमुख बिंदु ध्यान रखना, सलाह और सहायता देंगे। और इसी से एक रोचक फैक्ट जो निकल कर आता है और आयोग में अपनी सनसनीखेज बनाए हुए है, वो यही तथ्य प्यारे साथी महान्यायवादी के संदर्भ में कि भारत का प्रथम विधिक अधिकारी किसे कहते हैं? तो भारत का प्रथम विधिक अधिकारी कहा जाता है
विधिक अधिकारी कहते हैं महान्यायवादी को। और दूसरी बात एक खास और जो निकल कर आती है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से चार चांद लगाने के लिए, वो ये खास बात आती है प्यारे साथी कि ये भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकते हैं। भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकते हैं। किसी भी न्यायालय में इनको सुनवाई करने का अधिकार है, सुनवाई कर सकते हैं। ये प्रश्न के साथ कुछ खास इन बिंदुओं को आप ध्यान रखना। एक जो और सवाल बनता है वो खास पॉइंट यहां मैं नोट डाउन कर दे रहा हूं कि एक तो कार्यकाल इनका कितना होगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। एग्जाम में सनसनीखेज तो तब मची प्यारे साथी जब सवाल कुछ इस तरह से पूछा गया कि लोग गुमराह हो गए सवाल को देख करके। प्रश्न ये था कि महान्यायवादी का वेतन या पारितोषिक आय कौन निर्धारित करता है? तो महान्यायवादी के वेतन और भत्ते राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होते हैं। आप ऐसा अक्सर पढ़ते हैं कि सभी का वेतन भत्ता संसद निर्धारित करता है केंद्रीय स्तर पे, लेकिन यहाँ पर जब सवाल ये आयोग ने पूछा इस पर तो सभी छात्रों ने धड़ल्ले से लगा दिया क्या संसद। लेकिन नहीं, यहाँ बिल्कुल अवेयर रहना है कि इनके वेतन भत्ते राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो इन बिंदुओं को नोट डाउन करना और ज्ञानवर्धन अपना और बेहतर करना, एक एक बारीकी पर है ना, पॉलिटी के एक एक सवालों पर ध्यान, क्योंकि आयोग उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर पे बहुत बारीकी से सवाल करता है। अगले सवाल पर आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन है संपूर्ण मतदान, बी है एकल और गैर हस्तांतरणीय मत, सी है एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व, और डी है जन निर्वाचित प्रत्याशी। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी कि चुनाव कैसे होता है, एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के प्रणाली के माध्यम से गुप्त रूप से इनका मतदान किया जाता है। अब बात यहां से सवाल एक बनता है जो ये कि मैंने अभी इसके पहले भी जिक्र किया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति जो बात की गई है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में अभी हम लोगों ने बात किया। एक तो पहले ध्यान ये रखना है कि निर्वाचन के संदर्भ में कुछ 3-4 बिंदु मैं आपको बता दूं तो थोड़ा सा आपका जानकारी बेहतर हो जाए। एक पहले पॉइंट तो ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन का जिक्र है अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 54 में इस बात का जिक्र किया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, एक निर्वाचक मंडल के द्वारा। निर्वाचन कैसे होगा, एक निर्वाचक मंडल के द्वारा, निर्वाचक मंडल के द्वारा इनका निर्वाचन होगा। और इस निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। दूसरा बिंदु ध्यान ये रखना है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भी शामिल होंगे। और तीसरी जो खास बात चौथी है वो खूब मायने रखती है प्यारे साथी कि अब यहीं अगर बात करें तो यूटी कुछ, यानी यूटी लिखने का मतलब है यूनियन टेरिटरी, या लिख दें सीधा हम लोग केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी जगह एक बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है, निर्वाचित, यानी मनोनीत सदस्य वोट नहीं कर सकते हैं, वोट करेंगे। अब ये सवाल बनता है कि केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा जहां पर है, तो आप जानते हैं इस समय 3, दिल्ली में भी विधानसभा है तो दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वोट करेंगे, पुदुचेरी विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य वोट करेंगे, और जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य वोट करेंगे। ये तो पहले स्टेप की बात हो गई।
अब यहाँ पर दूसरी जानकारी जो होगी वो आपके लिए बेहद खास होगी कि प्रमुख पॉइंट ये है प्यारे साथी। तो ये तो निर्वाचन, अब निर्वाचन की रीति की बात कहाँ की गई है? तो निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 55 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से और एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा। दूसरा पॉइंट जो ध्यान रखना है कि इनकी मतदान प्रणाली कैसी होगी? गुप्त रूप से होगी, गुप्त रूप से मतदान होगा। इनके अभी हम लोगों ने इसके पहले के सवाल पे मैंने आपको बताया भी कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो एक्ट बनाया गया था, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट जो बनाया गया था, निर्वाचन अधिनियम इनके लिए बनाया गया, वो था 1952 का, जिसमें बाद में इसको लचीला और बेहतर बनाया गया 1997 में संशोधन करके। लेकिन यहाँ एक बात जो बेहद है वो ये, यहीं पर नोट करते हैं हम लोग प्यारे साथी, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो जनगणना है वो किस जनगणना पे आधारित है? 1971 की जनगणना पर आधारित है। और अभी एक संशोधन भी किया गया, इस बात को ध्यान रखना, अभी मतलब पहले हुआ था, वो था आपका 84वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2001 में ये प्रावधान किया गया है कि अभी नहीं, यानी लगभग बताया गया इसमें कि 2026 तक 1971 की जनगणना या जनसंख्या ही मान्य होगी। यानी 2026 तक राष्ट्रपति के चुनाव में 1971 की जनगणना पर ही चलता रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा, ऐसा इस संशोधन से प्रावधान किया गया है। तो इन पॉइंटों को भी नोट कर लेना और इससे जानकारी में थोड़ा सा इजाफा करना। आते हैं अगले सवाल पर। अगला प्रश्न ये है, राष्ट्रपति प्रख्यापित अध्यादेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य ही है। दूसरा सवाल है, दूसरा कथन है कि संसद के दोबारा बैठने पर बैठक की तारीख से 3 सप्ताह के बाद अध्यादेश निष्क्रिय हो जाता है। तो दूसरा गलत है, यानी केवल सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब मैं यहाँ एक छोटे से पेज पर अगर आपको बताता हूँ इस बात को, तो बेहद खास ये रहेगा अध्यादेश, ऑर्डिनेंस के बारे में। अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस। पहला बिंदु तो आपको ध्यान ही रखना है प्यारे साथी कि अध्यादेश जो है ये कहां से लिया गया है? यूएसए के संविधान से। अब दूसरा बिंदु जो शुरू होता है यहां से, वो तो और भी महत्वपूर्ण होता है। अध्यादेश क्या है? एक अस्थायी कानून है, ऐसा भी कह सकते हैं, अस्थायी कानून है। लेकिन इसको पावर उतना ही होता है, इसकी भी शक्ति व बल उतना होता है जितना कि संसद द्वारा बनाए गए कानून पर। लेकिन अब ये जारी कब होता है? तो अब इस पर बात करते हैं। पहले तो आप ये कह सकते हैं कैसा है, अस्थायी कानून है। एक पॉइंट तो इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक। दूसरा बिंदु ध्यान रखना कि अध्यादेश का जिक्र किसमें है? संविधान के अनुच्छेद 123 में, कि संघ स्तर पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश जारी कब होंगे? जब संसद सत्र में नहीं होगी, संसद सत्र में ना हो, सत्र में ना हो। इसका मतलब है बैठक में ना होना। सत्र मतलब इंग्लिश में सेशन कहेंगे, यानी सत्र मतलब बैठक में जब संसद ना हो। अब संसद बैठक में कब नहीं होगी ये हमें कैसे पता चले? तो आइए मैं यहां बताता हूं। हमारे सत्र 3 है। पहला है बजट सत्र, बजट सत्र। दूसरा है आपका मानसून सत्र, मानसून सत्र। और तीसरा आपका आता है शीतकालीन सत्र। ये 3 सत्र है प्यारे साथी। और सवाल यहां से बनता ये है कि 3 सत्र है जिसमें से आपका बजट सत्र चलता है फरवरी से लेकर के मई तक, मानसून सत्र चलता है
जुलाई से लेकर के सितंबर तक, और शीतकालीन सत्र आपका नवंबर से दिसंबर तक। तो अब देखो यहां एक सवाल तो ये बन गया कि सबसे बड़ा सत्र कौन सा है, बजट सत्र। सबसे छोटा सत्र कौन सा है, आपका शीतकालीन सत्र। अब बताओ, संसद कहा गया है सत्र में ना हो तो कब नहीं होगी। देखो, क्या जनवरी में है, नहीं है। क्या जून में है, नहीं है। अक्टूबर में, नहीं है। तो अध्यादेश कब जारी होंगे, जब संसद सत्र में ना हो। जैसे जनवरी, जून, अक्टूबर में संसद सत्र में नहीं होगी। यहाँ एक बात और भी है कि अगर एक सदन सत्र में है, दूसरा सदन नहीं है, तब भी अध्यादेश जारी हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक ही सदन पूर्ण नहीं होता है। हमारे संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इस पॉइंट को भी मिस नहीं करना है, जरूर ध्यान में रखना। अब सवाल अगला जो आता है बिंदु कि अध्यादेश कब जारी हुआ, जब संसद सत्र में ना हो। अध्यादेश जारी हो गया, कैसा कानून है, टेम्पोररी कानून है। अध्यादेश को वही बल व शक्ति होगा, वही बल व शक्ति है जो संसद द्वारा बनाए गए, या ऐसा लिखें, वही बल व शक्ति है जहां तक संसद विधि बना सकती है। ये पॉइंट ज्यादा बेहतर रहेगा, जहां तक संसद विधि बना सकती है। संसद विधि बना सकती है। अब मुझे आप कमेंट करके बताओ, संसद किसे कहते हैं, संसद किसे कहते हैं, ये कमेंट करके बताओ। ये बात हो गई। अब सवाल ये है कि संसद के 2 सत्र के बीच अधिकतम गैप कितना हो सकता है, 6 माह का। तो एक बार अगर अध्यादेश जारी हो गया तो उसकी वैलिडिटी कितना रहेगी, 6 माह। 6 माह तक तो चलना ही है। तो इसकी अवधि की अगर हम बात करते हैं अध्यादेश की, ये जो सबसे प्रसिद्ध सवाल यही बनता है कि अवधि इसकी कितनी होती है, 6 माह। और अब सवाल है कि अगर एक सदन है, दूसरा सदन नहीं है, और दूसरा सदन जैसे आता है तो उसके 6 सप्ताह के भीतर, ये पॉइंट खूब ध्यान में रखना, 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदन लेना होगा। छह सप्ताह के भीतर अनुमोदन लेना होगा। अनुमोदन का मतलब है स्वीकृति। और अगर अनुमोदन मिल गया तो फिर इस पर परमानेंट कानून बन गया, और अगर अनुमोदन नहीं मिला तो ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगर अनुमोदन मिल गया तो परमानेंट कानून बन ही जाएगा, और अगर अनुमोदन नहीं मिला तो प्यारे साथी ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ध्यान में रखना। यहाँ एक बात और भी आप खूब बढ़िया से याद रखना। वो प्रमुख बातें क्या है कि अध्यादेश के संदर्भ में कि कहा गया कि अध्यादेश को भी बल व शक्ति वैसे ही होगा जैसे संसद द्वारा बनाए गए कानून का। तो जो हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 13 खंड ए में विधिक शब्द, तो ये भी विधि के अंतर्गत आती है। विधि के अंतर्गत या विधि में ही शामिल है आपका क्या, अध्यादेश, जिसका जिक्र अनुच्छेद खंड 13(1) में व्याख्यात किया गया है। दूसरी खास बात जो ये अध्यादेश पर रहती है कि भाई अध्यादेश की अवधि कितनी रहेगी, 6 माह 6 सप्ताह के भीतर। अनुमोदन मिल गया तो रहेगा, नहीं तो फिर इतने दिन बाद ये स्वतः समाप्त हो जाएगा। एक खास बात यह है कि मौलिक अधिकार पर FR मतलब फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार पर अध्यादेश नहीं लाया जा सकता है। अगर मौलिक अधिकार पर अध्यादेश लाया गया तो मौलिक अधिकार पर अध्यादेश की स्थिति क्या होगी, शून्य होगी। ये बेहतर खास बात आपके लिए खूब बढ़िया है। और इस बात को अगर आपके लिए मैं कुछ और भी खास बना दूं तो वो प्रमुख बातें हैं 2 केस की। चलिए इन केस को भी मैं आपको यहां बता देता हूं, अभी इसका बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लेना। एक केस हुआ जो खूब चर्चित था, ये केस RC कपूर बनाम भारत संघ 1970 का एक केस हुआ, RC कपूर का। और ये केस की प्रसिद्धि कब आती है प्यारे साथी, तो कहते हैं कि ये केस हुआ RC कपूर संदर्भ में, और इसी के संदर्भ में कपूर केस 1970 का। कपूर केस 1970 ने बिल्कुल हड़कंप मचा दिया। और हड़कंप किस तरह से मचाया, तो कपूर केस है 1970 का।
कहा गया कि क्या अध्यादेश को न्यायपालिका पुनरालोकित कर सकती है, जांच कर सकती है? तो जी हां। और इस संदर्भ में यह कहा गया इस बात को लेकर के कि अगर अध्यादेश असंभावना और दुर्भावना पर आधारित है, अध्यादेश जो है असंभावना, शब्द को ध्यान रखना, वह दुर्भावना पर अगर आधारित है तो प्यारे साथी अध्यादेश पर न्यायपालिका जांच कर सकती है ना? तब अध्यादेश का क्या हो सकता है, यानी न्यायिक पुनरालोकन हो सकता है, जांचा जा सकता है कि सही कि गलत है, अगर इस भावना पे आधारित है तो। अब इसको संसद ने अपनी पकड़ धकड़ और भौकाल को ऊंचा बनाने के लिए इसमें और खाका क्या खींचा कि 38वां संविधान संशोधन 1975, जिसने बिल्कुल इस केस पे एक नया रंग दे दिया। 38वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 38वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975, इस बात को भी ध्यान रखना, कपूर केस के डिसीजन को पलट दिया गया। ऐसा मैं एक बार लिख दूं तो समझ जाओगे। इसमें कहा गया संभावना दुर्भावना पे आधारित होगी तो जांच किया जा सकता है, किसका? अध्यादेश का। और इसमें कहा गया, मैं एक लाइन लिख दूं तो आप समझ जाओगे ना, इस केस को पलटने का मतलब यह कहा गया कि अध्यादेश पे राष्ट्रपति की सहमति और संतुष्टि अंतिम होगी, यानी जो राष्ट्रपति ने जारी कर दिया, उसकी जांच नहीं हो सकती है, किसी आधार पे न्यायपालिका उसका पुनरालोकित नहीं कर सकती है। तो इतने से समझ गए ना? तो इसमें कपूर केस को पलट दिया गया, कपूर केस को क्या कर दिया गया, कपूर केस को पलट दिया गया। यहां कहा गया था कि जांचा जा सकता है, यहां कहा गया नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर एक बार जब सत्ता बदली तो सत्ता बदलने का असर दिखा और 44वां संविधान संशोधन 1978, इस समय जनता पार्टी की सरकार आई और प्यारे साथी जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया, 38वां संविधान संशोधन का, 38वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के निर्णय को फिर पलट दिया, यानी 38वां संविधान संशोधन के निर्णय को इन्होंने क्या किया, रद्द कर दिया। ऐसे समझो, यानी फिर पहला ही निर्णय प्रभावी हो गया, कपूर केस ही प्रभावी हो गया। उम्मीद की तीनों बातें आप समझ पा रहे होंगे। कपूर केस में कहा गया अध्यादेश अगर असंभावना या दुर्भावना पर आधारित है तो जांचा जा सकता है। कहते हैं बाद में इसमें क्या प्रावधान किया गया कि संसद ने 38वां संविधान संशोधन करके कहा नहीं जांचा जा सकता है, राष्ट्रपति की सहमति और संतुष्टि अंतिम होगा। लेकिन फिर जब सत्ता बदली कांग्रेस की और जनता पार्टी सरकार आई तो जनता पार्टी ने कहा नहीं, अगर असंभावना और दुर्भावना पे अध्यादेश है तो जांचा जा सकता है। इस पॉइंट को नोट डाउन करना और स्क्रीनशॉट ले लेना। तो सवाल जो अभी हम लोग बात कर रहे थे उस सवाल पर भी ये बातें भी आपकी स्पष्ट हो गई। ठीक, आते हैं अगले सवाल पर। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन है दोनों सदन के सदस्य बहस में हिस्सा लेते हैं परंतु केवल राज्यसभा के सदस्य को मत देने का अधिकार है। ठीक। दूसरा है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग तभी लाया जा सकता है जब वो राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य सिद्ध हो जाए या फिर वित्तीय अनियमितताओं में लिप्त पाए जाएं। कथन ध्यान से पढ़ना और सही आंसर आप कमेंट करना। देखो ये आयोग का पूछा गया सवाल है और बेहद, मैंने कहा ना कि सवाल जितने भी बड़े होंगे उतने ही आसान होते हैं। तो सवाल से बिल्कुल नहीं घबराना कि सवाल बड़ा है तो इसका मतलब बहुत ही आसान है। प्रश्न को ध्यान से समझना। कह रहा है कि दोनों सदन बहस में हिस्सा लेंगे लेकिन राज्यसभा, तो ये गलत है। जब दोनों बहस में लेंगे तो मतदान भी तो दोनों करेंगे, पहला। दूसरा कह रहा है कि महाभियोग तभी लाया जाए जब वो राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य सिद्ध हो या फिर वित्तीय, ये भी क्या है, तो ना तो ए सही है और ना तो बी, यानी दोनों ही कथन क्या है प्यारे साथी, दोनों के ही कथन क्या है, गलत है। अब बात यहां महाभियोग है तो महाभियोग पे थोड़ी सी जानकारी अगर आप रख लेंगे तो बेहद खास होगा। इम्पीचमेंट, महाभियोग, हाँ एक मेंशन कर दूं मैं, एक डाटा शायद मुझे भी रिकॉल हो रहा है। देखो एक पॉइंट यहां से, हाँ ये मेंशन करना है थोड़ा सा,
भाई अध्यादेश कहाँ से लिया गया था, इस पॉइंट को थोड़ा सा अभी याद आ गया तुरंत, तो इसको सही कर लेना, ब्रिटेन से ही, ब्रिटेन के संविधान से ही। लेकिन अब बात करते हैं इस पर, महाभियोग पर। तो महाभियोग आपका कहाँ से आया है, यूएसए के संविधान से। और अब सवाल बनता है महाभियोग पे, जो आयोग प्रश्न करता है वो ये बनता है, पहला पॉइंट, कि महाभियोग केवल और केवल हमारे यहाँ महाभियोग के आधार पर हटाने की बात किसके लिए की गई, राष्ट्रपति पर। तो महाभियोग के लिए केवल एक ही ओहदा उत्तरदायित्व बनाया गया, जो था किसका, राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति का। अब सवाल है, महाभियोग एक मुकदमा कह सकते हैं कि मुकदमा है एक प्रकार का, और ये चलाया जाएगा किस पर, राष्ट्रपति पर। लेकिन क्यों चलाया जाएगा, तो मुकदमा चलाने से पहले हम पूछते हैं कि किस आधार पर आप ला रहे हो, तो कहेंगे संविधान का अतिक्रमण है, संविधान का अतिक्रमण है। जब राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया हो तब इन पर क्या लाया जाएगा, महाभियोग। एक पॉइंट तो ये ध्यान में रखना है, पहला बिंदु। दूसरा, इसका अगर संवैधानिक परिपाटियों में आधार की बात करते हैं, ठीक है यही चलने दीजिए, चल रहा है बढ़िया, ये चल रहा है ठीक है। तो दूसरा है अनुच्छेद 61 में, लेकिन महाभियोग का जिक्र 56 में है, 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है। ध्यान में रखना, 61 में क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया, और महाभियोग 56 में ही है जिसमें कार्यकाल की बात करते हैं, तो वहां पर मैं डिटेल आपको बताऊंगा। तो प्रक्रिया में क्या क्या कहा गया कि किस आधार पे इन पे लगेगा, जब इन्होंने संविधान का अतिक्रमण कर दिया हो, यानी उल्लंघन कर दिया हो, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु ध्यान में रखना कि भाई अगर महाभियोग राष्ट्रपति पे चलाया जा रहा है तो किस सदन में लाया जाए, किसी भी सदन में, किसी भी सदन में लाया जाए। यानी हमारे दो सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। अब सवाल है कि किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन सवाल यह है कि जिस सदन में लाया जाएगा, जिस सदन में लाया जाए, आप किसी भी सदन को मान सकते हैं, जिस सदन में लाया जाएगा, जिस सदन में लाया जाए, तो उस सदन के, जिस भी सदन में सबसे पहले लाया जाएगा, उस सदन के 1/4 सदस्यों का इस संकल्प पर, यानी इस मुकदमे पर हस्ताक्षर हो कि हां राष्ट्रपति के खिलाफ क्या लाया जा रहा है, महाभियोग। लेकिन हस्ताक्षर से पहले, जिस सदन में लाया जाए, इससे पहले क्या करना होगा, 14 दिन पूर्व की सूचना देनी होगी, 14 दिन पूर्व की सूचना देनी होगी कि साहब आपके खिलाफ महाभियोग लाया जा रहा है। अब सवाल यह है, ये तो शुरुआती हो गया, मान लो 14 दिन की सूचना भी दे देंगे, 1/4 सदस्य ने हस्ताक्षर भी कर दिया, आ गया। अब मान लो जिस सदन में लाया गया, मान लो सबसे पहले लोकसभा में लाया गया, तो लोकसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से अगर ये प्रस्ताव पास कर दिया गया तो दूसरे सदन में जाएगा। दूसरा सदन बोले तो राज्यसभा। अब जब राज्यसभा जाएगा तो राज्यसभा को हम इस स्तर पे कहते हैं जांच सदन भी कहते हैं। पहले बार में तो नहीं, दूसरे बार में राष्ट्रपति को ये मौका भी मिलेगा कि अगर आपको सफाई देना चाहते हैं तो आ सकते हैं कि ये मुकदमा सही नहीं है, हमने संविधान का उल्लंघन नहीं किया है, या आप ना आना चाहो तो अपना प्रतिनिधि भी भेज सकते हो। अगर मान लो भेज दिया, सफाई दे दिया, उसके बाद भी अगर दूसरे सदन ने भी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से इस मुकदमे या इस प्रस्ताव को पास कर दिया, तो जैसे ही दूसरा सदन पास करेगा तैसे ही क्या होगा कि राष्ट्रपति तत्काल पद से मुक्त हो जाएगा। राष्ट्रपति तत्काल क्या हो जाएगा, पद से मुक्त हो जाएगा। अब सवाल दूसरा क्या बनता है कि आज तक कितने ऐसे हमारे देश के राष्ट्रपति हैं जिन पर महाभियोग लाया गया, तो एक पर भी नहीं है ना, एक पर भी नहीं ऐसा हुआ है। ठीक, तो ये पूरी प्रक्रिया है। अब यही प्रक्रिया जब लाई जाती है तो हम लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हटाए जा रहे हैं महाभियोग की प्रक्रिया से, हाई कोर्ट के न्यायाधीश महाभियोग की प्रक्रिया से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया महाभियोग की प्रक्रिया से। तो प्रक्रिया यही सेम होती है ना, कैग को हटाया जा रहा महाभियोग की प्रक्रिया से, तो प्रक्रिया समान है, पर महाभियोग केवल किसके लिए है, राष्ट्रपति के लिए। अगले सवाल पे आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 खंड 1 के अनुसार राज्यसभा की संरचना में निहित है।
राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य, राज्यसभा और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 238 सदस्य। तो अब इसमें सही कथन की पहचान करना है। सही कथन क्या है? तो प्यारे साथी, इसका सही कथन हो जाएगा ए भी सही है और बी भी सही है, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं, इस बात को जानते हैं कि राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को। और ये मनोनीत किस सदन में किए जाते हैं? राज्यसभा में। तो अगर मैं इनकी संरचना आपको बताऊं ये दोनों की, तो सबसे बेहतर हो जाएगा आपके लिए राज्यसभा की। देखो, तो इसमें कथन ए और बी दोनों ही सही हैं। पहले ये तो बिंदु आपको ध्यान ही रखना है। अब बात ये करना है, सबसे पहले मैं आपको राज्यसभा के संदर्भ में बताएं तो राज्यसभा में 2 संख्या, एक तो हम बात करते हैं अधिकतम की, अधिकतम, तो अधिकतम कितने हैं? 250। और एक बात करते हैं वर्तमान की, और वर्तमान में कितने हैं? 245। अब ये जो 245 है, इनकी संरचना आपके लिए मायने रखती है। 245 में से अगर बात करें, हम आपको बताएं तो 12 तो मनोनीत होते हैं। 12 सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत। और ये 12 सदस्य मनोनीत होते हैं 4 क्षेत्रों में: कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा। साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान देने वाले। इसके अलावा बचे कितने? 233। तो 233 जो होते हैं वो निर्वाचित होते हैं। 233 निर्वाचित होंगे। ये 233 कैसे आते हैं? निर्वाचित होके। लेकिन इनकी भी व्याख्या सुनना ध्यान से। 233 जो निर्वाचित होके आते हैं, इनमें से 225 सदस्य राज्यों से आते हैं। कहां से? राज्यों से। और अब बचे कितने? तो 8, 225 8 कितने हो गए? 233। ये जो 8 सदस्य आते हैं ये यूटी से आते हैं। यूटी बोले थे यूनियन टेरिटरी। कहां से? तो दिल्ली से। इसमें दिल्ली से आते हैं आपके 3 सदस्य, पुदुचेरी से आते हैं 1 सदस्य, जम्मू एंड कश्मीर से आते हैं 4 सदस्य। तो ये संरचना हो गई आपकी। इस बात को ध्यान रखना। अब यही अगर मैं आपको बताऊं, ज्ञानवर्धन आपका और भी बेहतर हो जाए, कि अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहीं पर किसकी? लोकसभा की। ये तो है लोकसभा। अब लोकसभा में 2 ध्यान रखना, यहां भी यही बात है, अधिकतम और वर्तमान। क्योंकि ये बहुत ही खास और बेहद आसान और बेसिक बिंदु है। अगर यहां आपने गड़बड़ी कर दी तो फिर पूरी पॉलिटी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने आसान सा सवाल गलत कर दिया। अधिकतम कितने सदस्य हैं? 550। और वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में आप भी जानते हैं 543। अब अगर अधिकतम की हम व्याख्या करते हैं तो यहां 530 हो जाते हैं। कहां से? राज्यों से। और 20 सदस्य हो जाते हैं कहां से? यूटी यानी यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश जिन्हें आप कहते हैं। लेकिन अब बात करते हैं 543 की। तो 543 में अगर मैं आपको बात करूं 543 की, तो 543 में 524 हो जाते हैं राज्य से। 524 कहां से आते हैं? राज्य से। अब बचे कितने सदस्य? 24 में अगर ध्यान देंगे तो आप कितने बचे? 19 सदस्य। और 19 सदस्य कहां से आते हैं? यूटी से, जिसमें से 7 सदस्य दिल्ली से, 7 सदस्य जम्मू कश्मीर से 14 हो गए, और 5 अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। तो इन संरचना को ध्यान में रखना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की हद के संदर्भ में सही है? कथन आपके सामने है। तो पहला कथन कह रहा है प्यारे साथी कि संसद पूरे भारत या इसके किसी भाग के हिस्से के लिए कानून बना सकता है। बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है। दूसरा कथन कह रहा है कि संसद के नियम भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी हिस्से में उसकी संपत्ति पर लागू होते हैं। तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है, और दूसरा कथन भी क्या है? ये भी बिल्कुल सही बात कर रहा है। तो इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा ए और बी दोनों ही सही हैं। अब देखो, जब आप पढ़ते हैं अनुच्छेद 245, तो अनुच्छेद 245 खंड 1 कहता है कि संसद जो है, संसद भारत
या भारत के किसी क्षेत्र में विधि बना सकता है, विधि बना सकता है। संसद के बारे में आपको खूब ध्यान में रखना चाहिए। संसद जो हमारी है, संसद, तो संसद हमारी संप्रभु है, संसद को संप्रभुता प्राप्त है। हमारे यहाँ संप्रभुता वास्तविक रूप से किसे है? संसद को, सर्वोच्च शक्ति है। और कैसे पता पाते हैं? तो हम तो तब जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय अगर कोई कानून लागू करना है, कोई अंतरराष्ट्रीय संधि है, तो किसी अंतरराष्ट्रीय संधि को किसी राज्य में लागू अगर करना है तो राज्य से अनुमति नहीं लेता है, राज्य से अनुमति नहीं लेता संसद, बिना अनुमति के ही राज्य से अनुमति नहीं लेता है। तभी तो पता चल रहा है ना कि सुप्रीम पावर है, संप्रभुता है संसद को। और इसके इतर अगर हम आपको बताएं तो अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 252 और अनुच्छेद 253 के तहत क्या होगा कि राज्य सूची के विषयों पर, राज्य विषयों पर कानून बनाती है कौन? संसद। कानून कौन बनाती है? संसद को कानून बनाने का अधिकार या शक्ति मिलता है। तो संसद एक सुप्रीम पावर है। संसद क्या है? भारत की सर्वोच्च विधायी संस्था संसद है। ठीक है, वास्तविक संप्रभुता इसी को प्राप्त है। लोकपाल बिल निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया था? ऑप्शन है KR नारायणन, प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा पाटिल, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इस पे हस्ताक्षर किया था आपके प्रणब मुखर्जी ने। अब मैं आपको थोड़ा सा अगर इस बात पे स्पष्ट करूं, लोकपाल बिल, तो लोकपाल जो आया, तो लोकपाल के लिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे यहाँ जिन्हें लोकपाल कहते हैं, ये लोकपाल को हम लोगों ने लाया कहां से? तो इसके कॉन्सेप्ट या इसकी शुरुआत होती है ओम्बुड्समैन शब्द से। ओम्बुड्समैन। अब ओम्बुड्समैन का प्रयोग कहां किया गया? स्वीडन में। करप्शन से निपटने के लिए यहां के लोगों ने एक संस्था बनाई ओम्बुड्समैन, जहां शिकायत किया जा सके और जो भ्रष्ट लोग हैं उन पर लगाम लगाया जा सके। ये 1807 की बात, 1907 के लगभग की बात है। अब सवाल ये बना कि जब वहां लाया गया स्वीडन में, फिर फिनलैंड में, फिर कहते हैं स्वीडन के बाद ब्रिटेन में भी लाया गया, धीरे धीरे दुनिया के अन्य देशों में, क्योंकि करप्शन हर देश में एक बुराई बन चुका है। और यहाँ 1963 में ब्रिटेन में लाया गया। 1963 में ब्रिटेन में लाया गया तो कहते हैं कि मंजर और समय कुछ ऐसा ही था जब भारत में भी लोकपाल लाया गया। तो भारत में लोकपाल शब्द जो आया, ठीक है, ये शब्द लाया गया अशोक कुमार जैन के द्वारा। अशोक जैन ने इस शब्द के बारे में थोड़ी सी शुरुआत की थी, अशोक जैन साहब। लेकिन कहते हैं लोकपाल लाया किसके द्वारा गया? तो लोकपाल जो लाया गया भारत में खास तौर पे वो लक्ष्मीमल सिंघवी के द्वारा, लक्ष्मीमल सिंघवी के द्वारा। और भारत में भी कब? 1963 में। कहते हैं कि इसी के आसपास में प्रथम प्रशासनिक आयोग का भी गठन हुआ। प्रथम प्रशासनिक आयोग की अध्यक्षता मोरारजी देसाई, बाद में के हनुमंतैया ने किया। और प्रथम प्रशासनिक आयोग के सिफारिश पर पहली बार कहते हैं भारत में भी लोकपाल का अर्थ होता है जनता की समस्या सुनने वाला, जनता की शिकायत सुनने वाला, है ना। और कहते हैं कि पहली बार लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया भारत में? तो सर्वप्रथम, ये सवाल यहां से बनता है कि सर्वप्रथम विधेयक कब पेश किया गया? तो लोकपाल का सर्वप्रथम विधेयक जो लाया गया, सर्वप्रथम बिल या विधेयक, वो इंदिरा गांधी सरकार में ही 1968 में। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा, ये पास ना हो सका और पास ना हो पाया। इसके बाद लोकपाल विधेयक इतने बार लाए गए, कहते हैं ये विधेयक अधिनियम कब बना? तो ये थोड़ी सी जानकारी आप जरूर अगर ध्यान रखें तो आपकी जिज्ञासा और मनोबल दोनों बढ़ेगा। कि प्यारे साथी, कहते हैं कि लोकपाल विधेयक फिर एक के बाद एक खूब बार लाए गए। और कब कब लाए गए? तो यहां छोटा सा कुछ मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। 1971 में लाया गया, इंदिरा गांधी सरकार, नहीं पास हुआ। 77 में भी लाया गया, इंदिरा गांधी सरकार, नहीं कुछ हो पाया। 1978 में जनता पार्टी सरकार, नहीं कुछ हुआ। 1985 में लाया गया
राजीव गांधी सरकार, कुछ नहीं हो पाया। 1989 में लाया गया बीपी सिंह सरकार, कुछ नहीं हो पाया। 1996 में लाया गया एच.डी. देवगौड़ा सरकार, वहाँ भी कुछ नहीं हो पाया। फिर इसके बाद 1998 में लाया गया अटल बिहारी वाजपेयी सरकार, इनके काल में भी कुछ ना हो पाया। 2001 में लाया गया, यहाँ से भी निराश हुआ। 2005 में लाया गया, फिर भी निराश हुआ क्योंकि अब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बन चुके थे। 2008 में लाया गया, फिर भी निराशा लगी। 2013 में प्यारे साथी ये पास हो गया, और जब पास हो गया तो सवाल यहीं से बनता है और यही ध्यान रखना है, लोकपाल लोकायुक्त, केंद्र में लोकपाल होगा और राज्य में क्या होगा, लोकायुक्त, जो भ्रष्टाचार पर जनता की शिकायत सुनेगा। अधिनियम 2013 और कहते हैं जब ये लाया गया बिल तो इसे पास किया गया, और कहते हैं कि लोकसभा ने भी पास कर दिया, राज्यसभा ने भी पास कर दिया, और दोनों जब पास कर दिए तो कहते हैं राष्ट्रपति साहब ने हस्ताक्षर कर दिया, और हस्ताक्षर हो गए इस पर। जनवरी 2014 में राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया। और ये लागू कब हुआ, ये सवाल भी बनता है। तो ये लागू हुआ 16 जनवरी 2014 को, इसीलिए 16 जनवरी को लोकपाल लोकायुक्त क्या बनाते हैं, दिवस मनाया जाता है। अब एक सवाल ये बनता है कि लोकपाल के संदर्भ में दो बात ध्यान रखना। एक, पहले लोकपाल हमारे देश के कौन थे, तो पिनाकी चंद्र घोष साहब, है ना। बाकी डिटेल में क्लास में आपको बताऊंगा कि भारत में लोकपाल की जरूरत क्यों पड़ी। पिनाकी चंद्र घोष। और वर्तमान लोकपाल कौन है हमारे देश के, तो अजय माणिकराव खानविलकर। अजय माणिकराव खानविलकर, माणिकराव खानविलकर, ये नाम आप भी नोट कर सकते हैं, ध्यान रखना इस बात को। तो इस पे अब सवाल जो हम लोग क्लास में चर्चा करेंगे तो इस पर बात करेंगे, घबराइए नहीं। देखो कहते हैं ना कि पढ़ना सबके बस की, पढ़ना तो बहुत आसान है, पर इस पे लगातार टिके रहना बहुत मुश्किल बात होती है। अल्प जानकारी रखने वाले बहुत सारे लोग हैं, पूरी जानकारी रखो। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको पहली बार पता चलेगी, और पता चलने के बाद इतनी खुशी होगी और बार बार आप शिक्षा को धन्यवाद दोगे कि आज मैं जान पाया इस बात को। ये बहुत बड़ी बात होती है प्यारे साथी। इसलिए आप कभी भी घबराइए नहीं, डरिए नहीं। ज्ञान, ये शिक्षा ही एकमात्र माध्यम है जो आपका, आपके परिवार का, सबका बेड़ा पार करेगा। शिक्षा भाई, इसमें बहुत ही बल है और बहुत नायाब हीरा है। तो बिल्कुल डटे रहो और लगे रहो, है ना, घबराना बिल्कुल नहीं है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर के बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। अनुच्छेद 7, 9, 3, 79। तो आर्टिकल 79 कहता है, ठीक है, कि एक संसद होगी। संसद के हमारे अंग की अगर बात करते हैं तो संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये 3 अंग हैं, ठीक है। तो जिसमें कहा गया राज्यसभा का जिक्र है अनुच्छेद 80 में, और लोकसभा का जिक्र है अनुच्छेद 81 में, और संसद का जिक्र है अनुच्छेद 79 में, ठीक है। संसद के बारे में अभी हम लोगों ने बात किया कि देश में संप्रभुता है संसद को ब्रिटेन की जननी भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था जो आई हो कहाँ से, ब्रिटिश संविधान से ही लाई गई है, ठीक। अगले सवाल पे आते हैं। अगला प्रश्न है, किसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, एक अधिशासी मंडल जिसमें मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त और भारत के राष्ट्रपति शामिल हैं, या राज्य के मुख्यमंत्री। तो प्रधानमंत्री, है ना, मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री के सुझाव पर ही किया जाता है राज्यपाल की नियुक्ति। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की शपथ के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य सही है। संविधान का संरक्षण, सुरक्षा, प्रतिरक्षा करने के लिए राष्ट्रपति अपने पद का शपथ लेते हैं। उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और वफादारी का शपथ लेते हैं। तो बात तो बिल्कुल सही है कि दोनों शपथ लेते हैं। अब देखो, आप पाते हैं संविधान की अनुसूची 3, अनुसूची 3 में शपथ के बारे में आप बात समझते होंगे, सुने होंगे या पढ़े भी होंगे खूब बढ़िया से आप। अनुसूची 3, तो अनुसूची 3 में है शपथ और प्रतिज्ञान, शपथ एवं प्रतिज्ञान की बात की गई है। लेकिन ध्यान में रखना, इस अनुसूची में अपवाद है। अपवाद का मतलब जो इस अनुसूची के तहत शपथ नहीं लेते हैं, उसमें 3 व्यक्ति हैं, प्रेसिडेंट,
वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, राज्यपाल। ये बात ध्यान रखना है। राष्ट्रपति शपथ लेते हैं अनुच्छेद 60 के तहत, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 के साथ और गवर्नर 159 के तहत शपथ लेते हैं। तो ये तीनों अनुसूची 3 के तहत शपथ नहीं लेते हैं। बाकी आप जानते हैं कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश। अगर वो अनुपस्थित हैं तो वरिष्ठतम न्यायाधीश उनको शपथ दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। ठीक, आते हैं अगले सवाल पर। अगला प्रश्न है, किसी भी विषय पर समान मतदान होने पर संसद के किसी भी सदन के स्पीकर द्वारा मत डालने को कहा जाता है? विशेषाधिकार मत, विशेषाधिकार प्रस्ताव, मतदान करना, अधिमत। तो मतदान करना। जब दोनों सदन के मत बराबर हो जाएं और स्पीकर को, खासतौर पे किसको मतदान करना हो? स्पीकर लोकसभा का अध्यक्ष हो, अगर उसे मतदान करना है और अगर मत क्या हो जाए? बराबर हो जाए, समान मतदान होने पर, तो उसके वोट को हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है प्यारे साथी निर्णायक मत। उसे निर्णायक मत कहते हैं। निर्णायक मत, ये खूब पूछा जाता है एग्जाम में। कास्टिंग वोट, कास्टिंग वोट कहा जाता है और इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 100 क्लास 1 में है। इस बात को ध्यान में रखना। लेकिन अगर बात यह है कि स्पीकर पर, अगर मान लो स्पीकर पर कोई अभियोग लगाया गया है, स्पीकर पर अगर कोई अभियोग है या महाभियोग चल रहा है, अभियोग यानी मुकदमा अगर इनको लाया गया और ये अभियोग किस संदर्भ में है? इस बात को ध्यान रखना, हटाने के संदर्भ में। अगर हटाने, स्पीकर को हटाने के संदर्भ में कोई अभियोग लाया गया तो क्या उस समय भी ये निर्णायक मत कर पाएंगे? नहीं, लेकिन पहली बार ये मत कर सकते हैं उस समय। ठीक, अगले सवाल पे आते हैं। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? 6 माह। क्योंकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कार्यवाहक अधिनियम 1969 में कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति नहीं तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अभी हम लोगों ने बात किया कि आज तक एक ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं जो इस पद को सुशोभित किए हैं, एम हिदायतुल्लाह। 16 जुलाई से 24 अगस्त 1969 तक इन्होंने इस पद को सुशोभित किया था। ठीक, तो इस बात को भी आप ध्यान रखना। 6 माह, 6 महीने के भीतर नए राष्ट्रपति आ जाएंगे निर्वाचित होकर के, इसलिए 6 महीने से अधिकतम इनके ओहदे पे नहीं रह सकते। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत स्थापित वह कौन सा प्राधिकरण है जो भारत के सरकार के सभी प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा करता है? केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, केंद्रीय सतर्कता आयोग, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक, लोकायुक्त। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा कैग, है ना। इन्हीं को लिखा है सीएजी, कैग, जिन्हें हम लोग भारत का अकाउंटेंट भी कह सकते हैं, लेकिन कैग है ना, जो केंद्र और राज्य सरकार दोनों के व्ययों का है ना ऑडिट करता है। कौन? कैग, जिसका जिक्र अनुच्छेद 168। बाकी आप सीबीआई जानते हैं, हमारे यहाँ जांच एजेंसी 1963 में आई, सीबीसी 1964 में आई संथानम समिति की सिफारिश पर। ठीक है, लोकपाल लोकायुक्त के संदर्भ में मैंने अभी बात आपको बताई ही। राज्यसभा के मनोनीत संदर्भ के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य सही है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है, मनोनीत को, बिल्कुल सही है। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार है, ये भी सही है। तो दोनों ही कथन सही है। मनोनीत सदस्य जो है राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते पर उपराष्ट्रपति में कर सकते हैं। इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है? अभी इस पर हम लोगों ने आगे ही बात किया है, बिल्कुल डिटेल से, थोड़ा सा डिटेल लिया है, पूरा नहीं। अगर उसको आपने ध्यान से देखा तो ये सवाल बिल्कुल चुटकी में आप आंसर देंगे। प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यगण। नंबर 2 है प्रत्येक द्विसदनीय राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यगण। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यगण। तो पहला भी सही है, दूसरा भी। यहाँ देखो एक शब्द आ गया विधान परिषद, तो भाई विधान परिषद इसमें शामिल नहीं है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के, जिसमें दिल्ली पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर है। ठीक, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यगण नहीं शामिल होते हैं। तो ऑप्शन बना लीजिएगा, ए और सी ये दोनों क्या रहेंगे? अच्छा, कह रहे निर्वाचन मंडल का हिस्सा नहीं है, तो नहीं कौन हो जाएगा आपका? यही केवल नहीं है। तो इसके अनुसार बिल्कुल ऑप्शन बी फॉर बाहुबली एकदम राइट हो जाएगा। ठीक,
भारत के सरकार के बजट के बारे में कौन सा कथन सत्य है? लोकसभा में 2 चरणों में बजट की चर्चा होती है, बिल्कुल सही है ये बात। लोकसभा में वित्त मंत्री के भाषण समापन पर वार्षिक वित्तीय विवरण, जिन्हें बोलचाल में हम लोग क्या कहते हैं, बजट कहते हैं, राज्यसभा की मेज पर रखी जाती है। तो भाई दोनों ही कथन सही है, ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरण, जिन्हें हम लोग बजट कहते हैं, अनुच्छेद 112 में जिसका जिक्र किया गया है। तो हमारे संविधान में बजट शब्द का जिक्र नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण। संसद सदस्य को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, है ना, अनुच्छेद 99। और बाकी अनुसूची 3 इसके लिए पर्याप्त है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? ये बहुत ही बेहद खास सवाल है कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, तो ये अपने पद की शपथ नहीं लेता है। और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, वित्त मंत्री। तो अभी हम लोगों ने बात किया राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है कैग की नियुक्ति, जिसका जिक्र अनुच्छेद 148 से 51 में है। राष्ट्रपति शासनाधीन राज्य बजट किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? राज्यपाल के, राष्ट्रपति की, राज्यसभा, लोकसभा। तो लोकसभा। जब आप जानते हैं राष्ट्रपति शासन यानी अनुच्छेद 356 जब प्रभावी होता है, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन जब लागू होता है, तो ऐसे में राज्य सरकार की विधानसभाओं को क्या करता है? राष्ट्रपति भंग कर देता है और शासन अपने हाथों में ले लेता है। ऐसे में राज्य सरकार का बजट जो है वो किसके समक्ष पेश किया जाएगा? लोकसभा के समक्ष पेश किया जाता है, ठीक। तो जब हम इमरजेंसी पे बात करेंगे तो आपको इस पूरी डिटेल की बात यहाँ पर की जाएगी। अभी बस सवाल देखो और इनके थोड़े से आंसर आप देखो। एक ऐसा सवाल जो प्रश्नकाल में पूछा जाता है जब सदस्य को सदन में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है, तो इसके परिणाम स्वरूप जिस पर पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। तारांकित प्रश्न, गैर सदस्य को संबोधित प्रश्न, अल्प सूचना, अतारांकित। तो यहां क्या कह रहा है? पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पूरक प्रश्न किस पे पूछे जाते हैं प्यारे साथी? तारांकित प्रश्नों पर। प्रश्न 3 प्रकार के। संसद की कार्रवाइयां अगर देखेंगे तो संसद की कार्रवाई का पहला घंटा जो होता है वो प्रश्नकाल का होता है। संसद की कार्रवाई का पहला घंटा क्या होता है? प्रश्नकाल का, 11 से 12 बजे का। और प्रश्नकाल में प्रश्न पूछा जाता है किससे? तो प्रश्न पूछा जाता है मंत्री से, क्योंकि जिसकी सरकार होगी प्रश्न आप उन्हीं से पूछेंगे। और प्रश्न पूछता कौन है? तो प्रश्न पूछा किससे जाएगा? तो पूछा जाएगा मंत्री से। पूछेगा कौन? तो प्रश्न पूछेंगे या पूछेगा सांसद, पक्ष विपक्ष, अक्सर विपक्ष ही पूछता है। और सवाल यह, प्रश्न पूछने से पहले सूचना देनी होगी। तो सूचना किसे देंगे आप? अगर लोकसभा में है तो लोकसभा महासचिव को, और अगर राज्यसभा में है तो राज्यसभा महासचिव को देना होगा। और अब सवाल यह आता है, प्रश्न कितने प्रकार के? 3 प्रकार के प्रश्न हैं। तारांकित प्रश्न, तारांकित जिसके ऊपर तारा होता है। अतारांकित प्रश्न। और तीसरा है प्यारे साथी अल्प सूचना के प्रश्न। अल्प सूचना के प्रश्न, ये 3 प्रकार के प्रश्न हैं। तारांकित प्रश्न पर उत्तर मौखिक दिया जाता है। उत्तर कौन देंगे? मंत्री जी देंगे। तो इस पे उत्तर कैसे होगा? मौखिक। और जिसका उत्तर मौखिक होगा उस पे प्रश्न यानी कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा? पूरक प्रश्न। अतारांकित पे उत्तर कैसे दिया जाता है? लिखित। तो लिखित पर प्यारे साथी पूरक प्रश्न नहीं पूछा जाता। अल्प सूचना पे भी उत्तर कैसे दिया जाएगा? मौखिक। तो इस पे भी आपको पूछा जाएगा कौन सा? पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये बातें बिल्कुल आप ध्यान में रखना। निम्न में से कौन सा भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक संसदीय विशेषाधिकार है? संसद में बोलने की स्वतंत्रता, संसद में कुछ कहना या उनके द्वारा दिए गए किसी मतदान के संबंध में, गिरफ्तारी से मुक्ति। जब संसद सदस्य चालू है तो गवाह के रूप में भारत में भाग लेने से छूट है, ठीक। तो बिल्कुल सही है, ये इनके क्या है? अधिकार है, ठीक है, संसद के विशेषाधिकार है। तो इतनी बातें आप बिल्कुल ध्यान रखना। तो इस सेट में इतने ही सवाल लेकर अगले सेट में मिलते हैं। इसी सेट को कंटिन्यू चलाते रहेंगे प्यारे साथी। तो नेक्स्ट सेट में मिलते हैं और बना रहना आप बिल्कुल ध्यान से। और एक एक बिंदु को जहां लगे कि आपको नोट डाउन करना चाहिए नोट भी कर लो। और इस तरह से आप अपनी पढ़ाई में थोड़ा बदलाव करो।
क्या बदलाव करो कि आयोग का नज़रिया आप देखो कि आयोग किस तरह से सवाल पूछता है और इन सवालों पर आपको किन किन बिंदुओं को ध्यान रखना चाहिए। तो मिलते हैं एक सेशन में, और तब तक के लिए आप मस्त रहो, व्यस्त रहो, अपनी पढ़ाई करते रहो और मान के रखो कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।